वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का सोशियोलॉजी का एक और पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। 3 घंटे आप सभी को पता होंगे पेपर करने के लिए आपको दिए जाते हैं एंड 80 नंबर का सोशियोलॉजी का एग्जाम होता है। यहाँ पे अगर हम इसके सामान्य निर्देश की तरफ आए तो ये पेपर जो है 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड होंगे, जो कि सेक्शन आपका ए, सेक्शन बी, सी और डी होगा। टोटल आपके जो है 35 क्वेश्चंस रहेंगे इस पेपर के अंदर एंड सेम यही पैटर्न पे आपके एग्जाम भी होने वाले। सेक्शन ए की यानी खंड का की बात करें यहाँ पे तो 1 से 16 तक आपके इसके अंदर वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे। खंड ख की तरफ आए, इसके अंदर आपका 17 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन होगा वो सभी 2-2 नंबर वाले होंगे, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों से अधिक नहीं देने हैं। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 26 से लेकर 32 तक क्वेश्चन कहा गया है, जो कि 4-4 नंबर के होंगे। इसका आंसर आपको 80 शब्दों से ऊपर नहीं देना है। एंड लास्ट जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन डी, 33 से लेकर 35 तक इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, जो कि 6-6 नंबर वाले होंगे। तो ये पूरा पैटर्न है आपके पेपर का एंड आई होप कि आप पहले भी समझे होंगे एंड नए बच्चे भी वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए ये मैं हर बार ही रिपीट कर देता हूँ। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी है जर्नल इंस्ट्रक्शन, जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो पढ़ सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन एंड जैसे मैंने आपको बताया हिंदी मीडियम में, सेम वैसा ही इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम डायरेक्ट पेपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ से आपका सेक्शन का स्टार्ट हो जाता है एंड जैसा कि आपको बताया 1 से लेकर आपका 16 तक जो है सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोला गया है समकालीन इतिहास के तथ्य, पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी है। समकालीन इतिहास के जब हम तथ्य देखते हैं तो उसमें पुरुषों की सफलता और स्त्रियों की असफलता या दोनों की सफलता असफलता देखने को मिलती है। जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है तो इनमें से क्या नहीं होता है? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। जब औद्योगिकरण होता है, अगर आप देखेंगे तो हमारे हमारे देश के अंदर भी औद्योगिकरण की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी एंड आपको पता है औद्योगिकरण का मतलब एक तरह से समझ लें कि मशीनों का युग आ गया है या मशीनों से काम करवाया जा रहा है, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि फैक्ट्रियाँ बहुत लेवल पे लगी हुई है देश में। तो औद्योगिकरण होता है तो क्या होता है? एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है, एक सामंत व्यवसायी बन जाता है, या एक किसान पर कोई इसका जो है कोई असर नहीं होता, ये कहा गया। इनमें से क्या नहीं होता? आपके क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। इसमें कहा गया इनमें से क्या नहीं होता जब समाज का औद्योगिकरण होता है। तो अगर हम देखें किसानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि किसान क्या करता है? खेती करता है एंड औद्योगिकरण के होने न होने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक किसान पर इसका जो है कोई असर नहीं होता। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, द फैक्ट ऑफ कंटेम्पररी हिस्ट्री आर ऑल्सो द फैक्ट ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ मैन एंड वुमेन व्हेन अ सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन। तो यहाँ पे ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसके राइट आंसर की बात करें तो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अ फार्मर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, पूछा गया आपका अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या दिया हुआ है? समाज शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया जाता है, तो ये बात सही हो जाएगा। समाज शास्त्र का भी विधिवत का मतलब है एक तरीके से, ठीक है, एक लेवल के थ्रू आप देखेंगे तो उस तरह से जो है एक तरीके से अध्ययन किया जाता है, विधिवत तरीके से। कारण क्या दिया है? ये अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं साथ ही समाज के रोजमर्रा के सामान्य प्रेक्षण से एकदम अलग है। तो ये बात भी सही है एंड ये दोनों की व्याख्या सही हमें लग रही है। तो ऑप्शन का इसका अगर हम देखें, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही सही है एंड दोनों एक्सप्लेनेशन जो कारण दिया हुआ है वो सही एक्सप्लेनेशन है। आगे हम आते हैं इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर हम इंग्लिश मीडियम में, सोशियोलॉजी इज स्टडीड जो है सिस्टमैटिकली, यहाँ पे जैसे बताया गया, एक मैंने आपको बताया था तरीके से, यानी सिस्टमैटिकली आपको जो है अध्ययन किया जाता है। रीजन अगर हम देखें, दिस स्टडी इज जो है कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो है फिलोसॉफिकल एंड जो है रिलीजियस इम्पावरिटी एज वेल एज फ्रॉम एवरीडे जर्नल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स है एंड इसमें बोला गया वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है।
आपका बताना है, ये सब्जेक्ट आपके दिए हैं जी, इसके अंदर क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन किया जाता है, किसके अंदर, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान या इतिहास। तो हम इकोनॉमिक के अंदर पढ़ते हैं, ऑप्शन ख इसका राइट हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, जिसके अंदर वस्तु जैसे सामान हो गया, वो कितना बना, ठीक है, वो कहाँ कहाँ फैला, इसका हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन, अर्थशास्त्र के अंदर। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तीसरे क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, स्टडीज द प्रोडक्शन एंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे बोला गया, तो इकोनॉमिक के अंदर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एंड इसके अंदर बताया गया है कि अभिकथन दिया हुआ है आपका और कारण दिया हुआ है। इसमें बताया, आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। कारण दिया है, भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एक समुदाय का एक मिश्रण है। अगर हम देखें तो दोनों ही बातें सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है इसका। तो यहाँ पे अगर हम आंसर्स को देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ख इसका राइट आंसर दिया हुआ है, एंड यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ख। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, टुडे द जो है डिस्टेंस बिटवीन अ सिंपल एंड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इटसेल्फ रिक्वायर्स अ मेजर जो है थिंकिंग। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, रीजन दिया हुआ है, इंडिया इटसेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशन एंड जो है मॉडर्निटी, ऑफ विलेज विलेज एंड सिटी, ऑफ कास्ट एंड ट्राइब, ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी आपका, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए तो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, विषय के इतिहास को समझने से क्या होता है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। कोई भी सब्जेक्ट रहता है, अगर हम उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं ना, यानी विषय के इतिहास को समझने से क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपके सामने दिए हुए, विषय को समझने में आसानी सहायता मिलती है, विषय को समझने में सहायता नहीं मिलती है, विषय को समझने में दुविधा होती है, या विषय समझना कठिन होता है। तो जब हम किसी विषय का, जैसे आप पढ़ेंगे इतिहास, इतिहास को अगर हम देखें तो उसके विषय को आप पढ़ेंगे, उसके इतिहास को पढ़ेंगे, हिस्ट्री के इतिहास को, ऐसी ज्योग्राफी के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कैसे ज्योग्राफी की शुरुआत हुई, कैसे ये सब्जेक्ट के रूप में आया। तो यही होता है इतिहास हर एक सब्जेक्ट। तो उससे फायदा क्या होता है, तो विषय को समझने में सहायता मिलती है। इसका पहला जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो नीचे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, जो है एक दो तीन चार दिया हुआ है। तो केवल एक जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, बाय अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, यहाँ पे पहला ही आपका जो है ठीक हो जाएगा। ओनली वन जो है आपका ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। आइए सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, समाज शास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान ने अपने को शक्ति के संगठन के आकार के रूप में अध्ययन तक सीमित रखा। यहाँ पे बोला गया समाज शास्त्र जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वो समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, तो ये बात सही है। जबकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस को देखें, जो आपका राजनीतिक विज्ञान है, उसने क्या है, अपने को शक्ति के संगठन के साकार के रूप में अध्ययन तक जो है सीमित रखा है। तो औपचारिक, सामाजिक, आर्थिक या औपचारिक, ये अनौपचारिक है, सॉरी, एंड लास्ट में औपचारिक है आपका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन घ आ जाएगा, औपचारिक संगठन के आकार रूप साकार रूप में जो है अध्ययन तक सीमित रखा है। तो यहाँ पे आपका जो है औपचारिक आ जाएगा, औपचारिक, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं हम। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से है, सोशियोलॉजी इज डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, whereas traditional political science limited itself to the study of the actual organization of power। तो यहाँ पे आपका फॉर्मल ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सातवां क्वेश्चन है, उन अनेक साधनों से जिनके द्वारा समाज को अपने उद्दड़ या उपद्रवी सदस्य को पुनः राह पर लाता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो आप ये इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि समाज में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊपर उपद्रवी होते हैं, या एक तरह से समाज के अंदर कुछ बुरे लोग, आप कह लें आसानी से समझ, उन्हें क्या है, समाज उसे अपनी राह पर लाता है, सही रास्ते पर लाता है। तो उसको क्या कहेंगे, सजा, पुरस्कार, सामाजिक नियंत्रण या संघर्ष। तो राइट आंसर आपका सामाजिक नियंत्रण ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा।
ठीक है। असामाजिक तत्व जो होते हैं समाज के अंदर, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनको सही राह पर लाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण। एंड ये कौन लाता है? समाज ही लाता है तब। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन को ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट आर दोज वेरियस मीन्स बाय व्हिच द सोसाइटी ब्रिंग्स इट्स जो है अनरूली और जो है अनरूली मेंबर्स बैक ऑन ट्रैक कॉल, तो यहाँ पे जो है सोशल कंट्रोल जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा एंड ये 3rd नंबर पे होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ आए हम, क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया है, किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा एक ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो हाँ, ऐसे होते हैं समूह, जो एक समूह है वो दूसरा समूह अगर बहुत अच्छा है, हर एक चीज में आगे, तो दूसरा समूह जो रहता है वो सोचता है कि हम भी क्या है इसकी तरह दिखे या ऐसा बने। ठीक है, ऐसा होता है। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह जो है कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते, पर हम अपने आप को उस समूह से अभी निर्धारित अवश्य करते हैं। इनमें से संदर्भ समूह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया। कुछ आपका जो है स्रोत सा आप कह सकते हैं कि दे दिया आपको, एंड बाद में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। संदर्भ समूह के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कथन वो सही है। तो संदर्भ समूह पहला दिया हुआ है, संदर्भ समूह संस्कृति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये सही हो जाएगा। संदर्भ समूह जीवन शैली के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवन शैली के बारे में भी जानकारी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। संदर्भ समूह महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो ये तीनों ही सही है। यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आएगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन। एंड यहाँ पे 8वां है, फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल देर आर ऑलवेज अदर ग्रुप whom they look up to and want to be like द ग्रुप्स whose लाइफस्टाइल इज जो है यहाँ पे पूछा गया है इमिटेटेड आर कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। वी डू नॉट बिलोंग टू आवर रेफरेंस ग्रुप बट वी डू आइडेंटिफाई अवर with that group। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, which of the following statement is true about the reference group। तो यहाँ पे बोला गया आपके ऑप्शंस, ये आपके दिए हुए 3 पॉइंट, जैसे रेफरेंस ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ स्टाइल। एंड यहाँ पे तीसरा जो दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एस्पिरेंट्स एंड जो है गोल अचीवमेंट। तो अगर हम देखें तीनों ही ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 9वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 9वां भी कुछ इसी तरह से पूछा गया है। राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में 2 संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ये है शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। इसका अभिप्राय है कि जिनके पास शक्ति होती है वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती है। शक्ति के बारे में इनमें से क्या सही है? तो अगर हम इसको देखें ऑप्शंस को, तो ये आपका दिया हुआ है, शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। शक्ति ये व्यक्तियों या समूहों द्वारा अपनी इच्छा ना पूरी कर पाना है। शक्ति व्यक्ति और समूहों द्वारा दूसरों को सम्मान देना है, या शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों को अवसर देना है। तो अगर हम देखें ग्रुप होते हैं, ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो कोई एक तरह से क्या करते हैं हम, जब हम किसी को विरोध करें तो इससे पता चलता है कि हमारे पास शक्ति है, योग्यता है। तो शक्ति क्या है? व्यक्ति या समूहों द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद जो है अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। यानी दूसरा हमें रोक रहा है फिर भी हमारी क्या है, इच्छाएं करने की योग्यता हमारे अंदर। तो ये क्या है, शक्ति निकल कर आता है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा, यही आपकी क्या है, शक्ति है। ऑप्शन का इसका ठीक हो जाएगा। एंड आपने ऊपर जो सोर्स पढ़ा एक तरह से जो दिया हुआ है स्रोत, इसमें इसमें भी यही कहा गया है, शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी दूसरे का जब विरोध करने के बावजूद हम अपनी इच्छा या योग्यता के आधार पर वो करते हैं, भले ही कोई विरोध करे, कोई भी कार्य हो सकता है वो, तो ये आपकी शक्ति है। आगे की तरफ आए हम, इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। टू concepts आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। देयर आर पावर and authority. Power is the ability of individuals or groups to carry out their will despite opposition from the others. It means that those who have power
डू सो बिकॉज अदर डू नॉट हैव पावर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पावर? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, पावर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू कैरी आउट देयर विल डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम अदर्स। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें का क्वेश्चन का आंसर। 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, कॉलेज कैसी संस्था है? औपचारिक है, सॉरी अनौपचारिक है, औपचारिक है, राजनीतिक है या आर्थिक है? अगर हम देखें कॉलेज को तो वो क्या है, एक औपचारिक संस्था है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। 10वें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज कॉलेज? तो यहाँ पे फॉर्मल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों जैसे माता पिता, बहन भाई, संतान आदि को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका फिल इन द ब्लैंक्स करके, बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे नातेदारी बंधन, ठीक है। ऑप्शन इसका अगर हम देखें कहाँ पे दिया हुआ है एक बार, नातेदारी इसका राइट आंसर आएगा। एंड यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शन डी, इसका जो ऑप्शन घ होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा, नातेदारी। देख सकते हैं आप। आगे इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। 11वां क्वेश्चन है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जो ऑफ पर्संस रिलेटेड बाय डायरेक्ट kinship, concept relations whose elder members take the responsibility of raising children. Kinship ties are those bonds between individuals that cannot blood relative can connect blood relatives, parents, sister, brother, children, etc. either through marriage or through जो है lineage। ये आपके दिए हुए ऑप्शन थे एंड आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है। मतलब एक से ज्यादा विवाह करने के बारे में बोला गया है, एक से ज्यादा साथी जो है अपनाने के लिए कहा गया है। क्या कहलाता है ये? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह या एक विवाह? तो ये आपका ऑप्शन ग ठीक हो जाएगा। एक से ज्यादा साथी होना क्या है, बहुविवाह के अंदर आएगा। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, कस्टम रेफर्स टू हैविंग मोर देन वन पार्टनर एट अ टाइम। तो यहाँ पे आपका पॉलीगैमी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 13वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 13वां क्वेश्चन बोला गया है, भौतिक पक्ष इनमें से किससे संदर्भित नहीं है? संप्रेषण के उपकरणों से, तकनीकों से, यातायात के साधनों से, एंड यहाँ पे लोकाचार से। तो भौतिक पक्ष इनमें से किससे संदर्भित नहीं है? अगर हम देखें तो लोकाचार से, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, फिजिकल एस्पेक्ट डज नॉट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बाइथोस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। 14वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 14वां क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला दिया हुआ है, पहचान विरासत में नहीं मिलती अपितु वह व्यक्ति को समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होती है। तो ये सही हो जाएगा, पहचान कोई हमें विरासत में नहीं मिलती है, ठीक है। व्यक्ति को उसके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका ही पहचान प्रदान करती है। तो ये बात भी सही हो जाएगा, व्यक्तियों को उसके द्वारा अदा की गई सामाजिक जो भी भूमिका ही है उसके माध्यम से उसकी पहचान होती है। अगर हम देखें तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन इसका का राइट आंसर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें 14वें क्वेश्चन को, आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी इज नॉट इनहेरिटेड बट इट इज एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल थ्रू हिज रिलेशनशिप विद अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। एंड रीजन दिया है द सोशल रोल प्लेड बाय अ पर्सन प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू हिम। तो यहाँ पे अगर हम देखें बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे परिवर्तन को किसका नाम दिया जाता है जो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है? आपके सामने ऑप्शन है, विकास को, उद्विकास, धीमे परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन। उद्विकास यहाँ पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन तो होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, सच चेंजेस आर कॉल्ड विच ऑकर स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर जो है इवोल्यूशन, ऑप्शन बी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका
16वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संदर्भ में वैधता इंगित करती है स्वीकृति की स्थिति संतुलन में अंतर्निहित है। ऐसी चीजें जो वैध है वह उचित, सही तथा ठीक मानी जाती है। ऐसी चीजें जो उचित, सही तथा ठीक मानी जाती है उनके लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? अवैध, निम्न, उच्च या वैध? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका वैध, ऑप्शन का आपका जो दिया हुआ है कुछ लाइन, एंड इसके अंदर भी हमें मिल गया आंसर। बाकी आपने वैध का मतलब आप जानते होंगे, जैसे आप कॉल करते होंगे, कभी रिचार्ज खत्म हो जाता होगा आपका, तो या रिचार्ज खत्म होने वाला होता है, आपका जो है वैधता जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। वैध मतलब क्या होता है? सही, ठीक, ठीक है, उचित। एंड अवैध मतलब होता है गलत। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, वैलिडिटी। हाँ, आपका आप देखते होंगे, कॉल भी करते होंगे तो इंग्लिश मीडियम में बोलता होगा, वैलिडिटी आपकी जल्दी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, यानी वैधता। तो 16वां क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम में है, वैलिडिटी इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट इंडिकेट्स दैट अ स्टेट ऑफ जो है एक्सेप्टेंस इज जो है इम्प्लिसिट इन द बैलेंस, सच थिंग विच आर लीगल आर कंसिडर्ड फेयर, राइट एंड प्रॉपर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नीचे की तरफ पूछा गया, which of the following words will be used for those things which are considered appropriate, right and correct? तो यहाँ पे वैलिड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो है 16 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए, जो कि सेक्शन ई में आपसे पूछे जाएंगे। एंड आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक ही बार में पता चल गया होगा। अगर आपके एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चंस तो आप कर देंगे। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक थे सेक्शन ए के अंदर, एंड सभी के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो आपके इसके अंदर रहेंगे इससे बड़े क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। चलिए, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हो जाता है। ये आपका सेक्शन बी, एंड ये आपका जो है 17 से स्टार्ट होकर आपका जो है 25 तक जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से ऐसे सामाजिक कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति पर विषय का चुनाव करने का दबाव होता है? तो क्या कारण रहता है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर विषय का जो चुनाव किया जाता है? अगर आप देखेंगे, बच्चों में क्या दबाव रहता है जब वो विषय को चुनते हैं, सब्जेक्ट को चुनते हैं। ठीक है, एंड सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाई के ही नहीं होते, और भी फील्ड होती है आपका, बहुत सारी चीजों में रहता है। ठीक है, तो विषय का चुनाव करते समय क्या क्या दबाव होता है? नौकरी का बाजार, यानी बाजार के अंदर जो नौकरियां मिल रही है उसका दबाव, कि उसका विषय क्या है जहां पर नौकरियां मिल रही है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ठीक है, समाज उसे किस नज़र से देख रहा है। एंड लिंग और परिवार, इनका भी दबाव रहता है। लिंग में अगर हम देखें तो आप देखेंगे आज के समय कोई बच्चा जो है ना, लड़के में अगर मेल की बात करें तो उसमें होम साइंस नहीं लेता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है, लिंग के अंदर आ जाता है, इस वजह से भी नहीं लेता, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट होम साइंस को माना जाता है कि लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, ऐसा है। एंड परिवार का दबाव भी रहता है, तो ये आप कह सकते हैं जैसे आज के समय पेरेंट्स जो है, जो बच्चों को कहा जाता है उनको डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, तो उनका भी दबाव आप कह सकते हैं। तो इस तरह से रहता है जिनके कारण व्यक्ति पर इन विषय का जो है दबाव रहता है चुनाव करते समय। ये आपका हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट आर द सोशल रीजन ड्यू टू व्हिच देयर इज जो है प्रेशर ऑन अ पर्सन टू चूज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है जॉब मार्केट हो गया, जो है सोशल हो गया, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया, जेंडर एंड फैमिली, इन सब का दबाव रहता है। इसी के अंदर 8वें में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और के अंदर, नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों को कैसे परिभाषित करता है? नौकरी का बाजार जो है अर्थव्यवस्था की जो जरूरत होती है उसको कैसे परिभाषित करता है? तो अर्थव्यवस्था की जरूरतें सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियां पर निर्भर करती है, परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होती है। तो ये आप इसके अंदर 2 पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन, तो आपके 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट कोशिश की गई है लिखने की। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ इज द जॉब मार्केट डिफाइंड बाय द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। तो द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ आएंगे। 18वां क्वेश्चन है सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बारे में। तो सामाजिक समूह के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनमें जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर आपसी संबंध होते हैं। सामाजिक समूहों में व्यक्तियों में एकता नहीं बल्कि क्या है, समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं। हम भावना इनमें पाई जाती है, इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जो है जुड़े होते हैं, जैसे हमदर्दी और प्यार। ये हो जाएगा सामाजिक समूह। अर्ध समूह क्या होता है? अर्ध समूह वह समूह होते हैं जिसमें एक समुच्चय अथवा समायोजन होता है, जिसमें संरचना अथवा संगठनों की जो है कमी होती है।
समुच्चय सिर्फ लोगों का ही जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता। जैसे रेलवे स्टेशन पे जो है आप लोग देखते होंगे, बस स्टॉप पे लोग देखते होंगे, ये अर्ध समूह के अंदर आते हैं। अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं, जैसे समान आयु एवं लिंग आदि। तो ये इसके अंदर आएगा अर्ध समूह। ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन बार-बार मैं पहले पेपर में भी मैंने डिस्कस किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे बड़े नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपके जो है इसके ज़्यादा पॉइंट लिख के दिखाए। आगे की तरफ आए, इसी को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सोशल ग्रुप एंड जो है सेमी ग्रुप। तो यहाँ पे सोशल ग्रुप अगर हम देखें, देयर आर म्यूचुअल रिलेशन अमंग इट्स मेंबर्स। In a social group, there is no a gathering of individuals but mutual relationship among the group members. The feeling of we is found for this reason, people are connected to each other like sympathy, love, etc. ये आपका हो जाएगा सोशल ग्रुप एंड यहाँ पे आप सेमी ग्रुप जिसे हाफ ग्रुप कहेंगे। अ मीनिंग ग्रुप इज अ सेट और अरेंजमेंट which lack structure or organization. A gathering is just a gathering of people those who gather at home at one place at one time and have no जो है defined relationship with each other. Example, railway station, bus stop, etc. Semi group can become social group under special circumstances like same age and gender. तो ये आपका आ जाएगा आंसर हाफ ग्रुप, जिसे आप सेमी ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां। यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि आधुनिक जटिल समाज में, जैसा कि हमारा समाज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। एक स्कूली छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक की छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, बस चालक के लिए यात्री, सौहार्दरों के लिए भाई या बहन, डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। परिस्थितियों से आप क्या समझते हैं? अ, परिस्थिति से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर समझाते हैं। परिस्थिति समाज का एक समूह में एक स्थिति है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में कई ऐसी स्थितियों का अधिकार रखता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल छात्र के रूप में अपने अध्यापक के छात्र हो गए, पंसारी के लिए ग्राहक हो गए, अब बस चालक के लिए यात्री हो गए, सहोदरी के लिए एक भाई या बहन, डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। तो ये उदाहरण देकर एंड ये आपका स्रोत के अंदर ही कुछ लाइन्स थी जो दे दिया था एंड इसी के अंदर से आपको आंसर्स भी निकालना था। तो ये 19वां क्वेश्चन हो जाएगा एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे 19वें क्वेश्चन को ही। इट शुड बी क्लियर दैट in a modern complex society like ours, a person occupies many different positions in his life. As a schoolboy, you can be a student to your teacher, a customer to the grocer, a passenger to the bus driver, a brother or sister to your जो है siblings, a patient or to the doctor. तो ये आपका दिया हुआ है। What do you understand by status? Explain the with example. तो यहाँ पे बोला गया status is a position in society or a group. Every society and every group has authority over many such situations. For example, as a schoolboy, you can be a student to your teacher, a customer to the grocer, a passenger to the bus driver, a brother or sister to your sister. ठीक है? a patient to the doctor. ये आपका हटा देना है। इसकी जगह आपको जो लिखना है ये लिखना है सिबलिंग। ये आपका आ जाएगा एंड ये आपका 19वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक समूह की 4 विशेषताएं। तो प्राथमिक समूह होती कैसी है? प्राथमिक समूह इसके अंदर जो है सदस्यों की संख्या जो है वो सीमित रहती है यानी कम होती है। इसके अंदर आप देखेंगे शारीरिक समीपता रहती है इनके अंदर, यानी इनके अंदर जो संबंध रहता है आप देखेंगे तो खून का एक तरह से इसके अंदर रहता है। संबंधों में निरंतरता, यहाँ पे देखिए तो प्राथमिक समूह में संबंधों की निरंतरता होती है जिससे सदस्य एक दूसरे के साथ जो है आत्मीयता और भरोसा बनाए रखते हैं। सामान्य उत्तरदायित्व, प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति आपसी जिम्मेदारी की भावना होती है। तो ये आपके एक तरह से खून के रिश्ते हो गए प्राथमिक समूह जिसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20वां क्वेश्चन। अगर इंग्लिश मीडियम में इसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम में जैसे लिखा हुआ है स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे अगर हम देखें द प्राइमरी ग्रुप इज स्मॉल एंड द नंबर ऑफ मेंबर इज जो है जनरली लिमिटेड रहता है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे देखें तो देयर इज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन मेंबर्स विच स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप। ये आपका आ जाएगा
जो है कॉन्टिन्यूटी इन रिलेशनशिप, देयर इज जो है कॉन्टिन्यूटी इन रिलेशनशिप इन द प्राइमरी ग्रुप अलाउिंग मेंबर्स टू मेंटेन जो है इंटीमेसी एंड जो है ट्रस्ट विद ईच अदर। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन द प्राइमरी ग्रुप देयर इज अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द मेंबर्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी ग्रुप के बारे में इंग्लिश मीडियम में, एंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 21वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, परिवार किस तरह से लिंगवादी होता है। यानी परिवार के अंदर देखेंगे आप तो जो एक तरह से मुखिया रहता है ना, दो तरह से होता है। एक तो पितृ सत्तात्मक हो सकता है या मातृ सत्तात्मक हो सकता है। ठीक है, यानी पितृ स्थानिक और मातृ स्थानिक। जैसे पितृ में क्या होता है, अगर हम देखिए पितृ स्थानिक परिवार में, तो यहाँ पर इसमें जो है परिवार का जो केंद्र होता है वो पुरुष होता है, यानी मुखिया जो होता है वो पुरुष होता है, पिता होता है। उसकी जो भी संपत्ति है उनके नाम और उनकी वंशावली का में जो है पुनर्निर्माण होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके बाद जो है पिता के बाद जो है बेटे को पूरा हक दिया जाता है, यानी उत्तराधिकारी जो है यहाँ पे बेटे को दिया जाता है। उन्हें परिवार की आगे की वंशावली को बढ़ाने का अधिकार। ठीक है, जो भी अधिकार होते हैं पिता के पास वो बेटे के पास चले जाते हैं, चाहे वो जमीन हो जाए। आज के समय तो हम देखते हैं कि बदलाव हो रहा है, लेकिन हम बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाए तो वहां पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पितृसत्तात्मक जो है परंपरा रही है। एक होता है मातृ स्थानिक परिवार। इसके अंदर क्या होता है, इसमें परिवार का जो मुखिया एक तरह से कह ले या केंद्र कह ले, उसके अंदर महिला यानी माता होती है। उनके नाम, संपत्ति और वंशावली में पुनर्निर्माण होता है। बालकों और बालिकाओं को बीच आधिकारिक रूप से निर्णय और जिम्मेदारियों में समानता होती है और वंशावली को बढ़ाने का अधिकार उनमें समान होता है। तो मातृ सत्तात्मक में जो होता है, यानी मातृ स्थानिक परिवार के अंदर, उसमें बेटे और बेटी दोनों को ही बराबर माना जाता है। लेकिन पितृ सत्तात्मक के अंदर देखेंगे तो जो बेटा है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, उसको ही उत्तराधिकारी माना जाता है, एंड जितनी भी संपत्ति रहती है पिता की वो बेटे को ही जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो परिवार जो है किस तरह से लिंगवादी होता है आप समझ गए होंगे। आगे इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन व्हाट वेज इन द फैमिली सक्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ के नहीं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ आंसर दिखा दूंगा, ये इसके आंसर है। ठीक है, सक्सेस फैमिलीज कैन बी डिवाइडेड में जो मेनली इनटू जो है पार्टी लोकल एंड जो है मल्टी लोकल, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में आपका हो जाएगा। आगे हम आते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। आवास के आधार पर परिवार कौन कौन से जो है पूछा गया है, आवास के आधार पर परिवार के जो कौन कौन से प्रकार होते हैं विस्तार से आपको समझाना है। अगर हम देखें परिवारों में ये मान्यता आम है कि लड़का बुढ़ापे तक सहारा होता है। ठीक है, यानी ऐसा माना भी जाता है और ऐसा होता भी है। लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि लड़की तो शादी करके चली जाएगी, हमारे पास लड़का ही बुढ़ापे में रहेगा। आज भी ऐसा हो रहा है कि लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, उन्हें लड़कों जितनी जो है सुविधाएं नहीं दी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या आज भी हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें परिवार के बारे में तो कौन कौन से किस किस तरह के परिवार हो सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आवास के आधार पर। एंड इंग्लिश में देखिए हम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इट इज अ कॉमन बिलीफ इन फैमिलीज दैट अ बॉय इज द सपोर्ट इन ओल्ड एज, यहाँ पे हो गया। पीपल स्टिल बिलीव that if the girl get married then she will leave and only the boy will remain with us in old age. Even today is it is happening that girls are जो है neglected, they are not given the same जो है facility as boys। यहाँ पे family जो है feticide is still happening today। तो ये फीमेल आएगा यहाँ पे, फीमेल feticide is still happening today। तो ये आपके पॉइंट रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, कुछ कुछ मैं बता दूंगा पॉइंट इंग्लिश मीडियम में भी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विद्यालय किस प्रकार जो है छात्र का समाजीकरण करता है। तो विद्यालय आपको पूछा गया है किस प्रकार जो है छात्र का समाजीकरण करता है। तो विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। यहाँ कुछ यहाँ देखिए, यहाँ छात्र को पढ़ाई के साथ साथ समाज में कैसे व्यवहार करना है ये भी सिखाया जाता है। और छात्रों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाती है जिनसे छात्र जो है विभिन्न प्रकार के जो है कौशल सीखते हैं। तो ये आप बता देंगे किस प्रकार जो है किसी भी छात्र का विद्यालय के अंदर जो है समाजीकरण होता है। तो ये पॉइंट है। विद्यालय के अंदर किताबी ज्ञान के साथ साथ जो है वहाँ पे कुछ ऐसे पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाते हैं जो आपके समाज के अंदर रहते हैं या आपको कुछ सिखाया भी जाता है या कौशल भी निर्मित सिखाते हैं आप विद्यालय आपको।
तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ डज स्कूल जो है सोशलाइज द स्टूडेंट along with the curriculum. The school also has some indirect curriculum to teach the students. Here, along with studies, the student is also taught how to behave in the society. Students are made to different type of activities through which the student learn various behavior skills. तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का इंग्लिश मीडियम का। आगे की तरफ आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है, जन माध्यम हमारे जीवन का किस प्रकार से हिस्सा बन चुके। तो जन माध्यम यानी जिसके माध्यम से हम अपनी राय कहीं दुनिया में लाते हैं, ठीक है, या दुनिया तक पहुंचाते हैं। अगर देखें हम तो जन माध्यम हमें देश और दुनिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ये दुनिया को डिजिटल माध्यम से नजदीक ला देते हैं। ये दूर बैठे लोगों को पास होने का एहसास करा देते। ये हमारे काम को करने में मदद करते। तो जन माध्यम किस तरह से हमारे जीवन का जो है हिस्सा बन चुका है, आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आजकल बहुत सारे काम जो है वो इन्हीं के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है, रोजगार बना लिया है एक तरह से इसको। तो इस तरह कह सकते हैं आप, जीवन का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ हैज मास मीडिया बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मास मीडिया इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम टू कनेक्ट अस with the country and the world. They bring the world closer through digital medium. They make people sitting far away feel close. They help us in doing our work. तो ये आप पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा, यानी या जिसको और कहेंगे, ये देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है, उससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो सांस्कृतिक परिवर्तन वही होता है जिसके अंदर हमारी जो रीति रिवाज रहे ना, उसके अंदर जो परिवर्तन है उसी का होना आपका सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया, सांस्कृतिक परिवर्तन यह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को जो है बदलता है। परिवर्तन के लिए आंतरिक और बाह्य कारण दोनों हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें परिवर्तन कैसे होते हैं, आंतरिक कारण देखें तो खेती के अंदर हम नई पद्धतियां लेकर आते हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है जिससे हम वो चीजें लेकर आते हैं। एंड बाहरी अगर देखें तो या तो किसी देश का दूसरे देश के ऊपर आक्रमण या तो उसे जीत लिया हो, ठीक है, इस कारण से भी जो है सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। एंड ये आप कारण देख सकते हैं। तो ये उदाहरण थे। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 24 था उसका अथवा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो है कल्चरल चेंज, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, कल्चरल चेंज इज द वे by which a society changes the pattern of its culture. The change may be internal or external. जैसे एग्जांपल के यहाँ पे इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे मेथड ऑफ एग्रीकल्चर की बात की गई है। एंड यहाँ पे दूसरा जो एक्सटर्नल है उसके अंदर जो है यहाँ पे बात की गई है जब कोई जो है आक्रमण कर देता है उसके बारे में बात की गई। आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। तो ये दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये हो जाएगा कल्चरल चेंज के बारे में। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कानून एवं प्रतिमानों में अंतर बताएं। तो कानून क्या होता है, प्रतिमान क्या होता है। कानून वो होता है जिसके लिए हमारे पास इसका जो है नियम रहते हैं, वो स्पष्ट रहते हैं कि हमें ये नियम यानी ये कानून हमें फॉलो करना है, ठीक है। प्रतिमान में ऐसा नहीं होता, अस्पष्ट रहता है, आपको समझ नहीं आएगा। अस्पष्ट होता है, फॉलो नहीं किया जाता, यानी फॉलो तो करने वाले करते लेकिन एक अस्पष्ट नियम रहता है, एक तरह से समझिए। सरकार द्वारा नियम के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृति रहती है इसमें। कानून पूरे समाज पर लागू होते हैं तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या सजा हो सकती है। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत जो है किए जाते हैं। वैसे हम प्रतिमानों को देखें, प्रतिमान अस्पष्ट नियम है, इन्हें कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं होती है। विभिन्न समूहों के जो है अलग अलग जो है प्रतिमान हो सकते हैं। इन्हें ना मानने पर सजा का प्रावधान नहीं होता है और ये सार्वभौमिक तौर पर अलग जो है ये हो सकते हैं। तो ये कानून और प्रतिमानों के अंदर डिफरेंस था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें। 25वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड नॉर्म। तो यहाँ पे लॉ के बारे में बताया हुआ है, लॉ इज क्लियर रूल, देयर इज फॉर्मल अप्रूवल डिफाइंड एज अ रूल बाय द गवर्नमेंट, लॉज अप्लाई टू द एंटायर सोसाइटी एंड violating laws can result in fines and punishment. These are जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड पैटर्न को अगर हम देखें, पैटर्न आर दीज रूल्स, यहाँ पे दे डू नॉट हैव एनी फॉर्मल अप्रूवल, डिफरेंट ग्रुप में हैव डिफरेंट पैटर्न्स, देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग दीज,
दीज में वेरी जो है यूनिवर्सली। तो ये आप इसका लिख सकते हैं पैटर्न के बारे में। लो एंड नॉर्म, नॉर्म यानी पैटर्न आप कह सकते हैं इसे। तो ये आपका जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके अंदर हमने जो है देखिए क्वेश्चंस, ये सभी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन समझ गए हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, जो कि सेक्शन सी आपका। इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 4-4 नंबर वाले रहेंगे। तो आइए 26वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 26वां क्वेश्चन है, अंत्य समूह की विशेषता आपको बतानी है। तो संबंध, अंत्य समूह कौन से समूह होते हैं? अगर हम देखें, संबंधित होने की भावना अंत्य समूह की पहचान बनाती है। ये भावना हमें या हमको उन्हें अथवा वे से अलग कराती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंत्य समूह बना सकते हैं। इस समूह में व्यक्ति अपने को सहज महसूस करता है। तो अंत्य समूह क्या होता है कि एक आप रहता है ना कि ये हमारा समूह है, ये आपका समूह है। एंड अगर हम देखें यहाँ पे बताया गया है, जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध जो है एक अंत्य समूह बना सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अंत्य समूह। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन द कैरेक्टराइज ऑफ इन ग्रुप। तो यहाँ पे सेंस ऑफ जो है बिलोंगिंग क्रिएट्स एंड ग्रुप आइडेंटिटी। These feelings separate us or we from them or they. Children studying in one school may form an in-group against children not studying in that school. A person feel comfortable in this group. तो ये आपका हो जाएगा इन ग्रुप के बारे में। इंग्लिश मीडियम में 27वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण के विषय में आपको बताना है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है बंटवारा। समाजों का बंटवारा अगर हम देखें तो कई आधार पर होता है। जैसे अगर आप देखें, जाति आप जानते होंगे, वर्ग जानते होंगे, तो इस आधार पर बंटवारा। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाजों में समूह के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। समाज के संगठन में स्तरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानता समाजशास्त्र में केंद्रीय है। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। अगर हम स्तरीकरण को देखें तो स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जिसके अंदर आयु, वर्ग, जाति, स्तरीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है। तो स्तरीकरण जो है किस तरह से हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं इसके। आयु, वर्ग हो गया, जाति हो गया, ठीक है। तो ये आप हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, टेल अस अबाउट सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ आंसर, जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ जो है स्ट्रक्चरल इन इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी बेस्ड ऑन एक्सेस टू मटेरियल और जो है सिंबॉलिक एडवांटेज हो गया। Because of the important place that जो है stratification plays in the organization of society, inequality of power and advantage is central to sociology. Stratification is found in every society. There are a different form of stratification like age, class, and caste. Diversity is found in lifestyle due to stratification. ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। 27वें क्वेश्चन में आपको और देखने को मिलेगा। एंड और में बताया गया यहाँ पे, विवाह की संस्था से आप क्या समझते हैं? क्या विवाह एक सुखी परिवार का वादा करता है? टिप्पणी करना। विवाह होता क्या है? विवाह दो वयस्क स्त्री और पुरुष व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों के सामाजिक स्वीकृति को और अनुमोदन है। यानी समाज ही इसे देता है विवाह। एंड समाज ही मानता है इनको। अगर आप देखेंगे तो स्त्री और पुरुष का विवाह करना, आप जानते हैं विवाह के बारे में क्या है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या विवाह एक सुखी परिवार का जो है वादा करता है? तो विवाह की संस्था समाज में एक परिवार को जन्म देती है। परिवार में व्यक्ति अनेकों संबंध एक साथ देखता है और वो सबको साथ सामंजस्य कैसे बनाया जाए ये समझता है। परिवार को विवाह के बाद समाज में स्वीकृत होने के कारण सम्मान प्राप्त होता है। यह पूरी तरह तो नहीं कहा जा सकता कि विवाह एक सुखी परिवार का वादा करता है, परंतु सामाजिक स्वीकृति होने के साथ इसे समाज का सहयोग प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका विवाह के बारे में। एक सुखी परिवार का वादा करता है कि नहीं, आप दोनों चीजें लिख सकते हैं। ये कहा भी नहीं जा सकता, ये डिपेंड करता है कि परिवार कैसा है, ठीक है, लोग कैसे हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? डज मैरिज प्रॉमिस अ हैप्पी फैमिली? मेक अ कमेंट। तो मैरिज इज अ सोशल जो है एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल ऑफ सेक्स जो है सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन टू अडल्ट मेल फीमेल पर्सन।
द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज गिव बर्थ टू अ फैमिली इन द सोसाइटी। इन अ फैमिली अ पर्सन सीज मैनी रिलेशनशिप जो है सिमुलेसली एंड जो है अंडरस्टैंड how to maintain harmony with everyone. The family gets respect after marriage because it is accepted in the society. It cannot be said completely that marriage promise a happy family, but with social जो है acceptance it gets the support of the society. तो ये आप इसके अंदर इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो भौतिक संस्कृति होती क्या? भौतिक संस्कृति मूर्त होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे किताब, पेन, कुर्सी। ये आपका भौतिक संस्कृति होगी। भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आते हैं। भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज का आविष्कार होता है तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति या समाज उठा सकता है। भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं इसलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भौतिक संस्कृति के बारे में एग्जाम्पल के लिए जैसे किताब हो गया, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये सभी भौतिक संस्कृति है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मटेरियल कल्चर? तो यहाँ पे मटेरियल कल्चर इज अ टेंजिबल व्हिच वी कैन सी एंड टच लाइक बुक, पेन, चेयर, एटीसी। वी कैन मेजर मटेरियल कल्चर इन जो है क्वालिटेटिव फॉर्म। Changes in material culture occur rapidly because changes occur rapidly in the world. If something new is invented in material culture, any person and society can take advantage of it. Elements of material culture are जो है attractive, so we accept it easily. तो ये आप इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आएंगे। पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार संबंधित है? पर्यावरण और सामाजिक जो परिवर्तन है किस प्रकार संबंधित है? तो पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने में एक प्रभावकारी कारक है। भौतिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को एक गति देता है। भौगोलिक पर्यावरण समाज को पूर्ण रूपेण बदल कर रख देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कोई आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया या महामारी आ गया या अकाल आ गया, तो पूरी तरह क्या है, ये समाज को बदल देता है। तो ये क्या है, इस तरीके से बदला जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को ही इंग्लिश मीडियम में देखें। हाउ आर एनवायरनमेंट एंड सोशल चेंजेस रिलेटेड? एनवायरनमेंट इज एन जो है इन्फ्लुएंशियल फैक्टर in bringing about social change. The physical environment give जो है impetus to social changes. Geographical environment completely change the society. Examples are natural disaster like earthquake, flood, जो है epidemic, जो है famine, ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए और मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। ये दर्शन ज्ञानोदय प्रबोधन के नाम से जाना गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के अंदर जो है संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल जो है नए और मौलिक दृष्टिकोण जो है जन्म लेते हैं, पैदा लेते हैं। इसी को जो है ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। इसने एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशेषता का दर्जा दिया। विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य को अपनी ही नजर में हमेशा के लिए बदल दिया। एकल मानव अब व्यक्ति बन गया, ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप जो है मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे पशु समाज और मानव समाज में अंतर स्पष्ट करें। तो पशु समाज के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें बोलने की सोचने की क्षमता नहीं होती उनकी, ठीक है। वो कोई आप समझ सकते हैं कि पशु समाज होता क्या और मानव समाज क्या होता है। आपने पढ़ा होगा अपनी चैप्टर्स में। इंग्लिश मीडियम में देखिए, कमेंट ब्रीफली ऑन जो है इनलैगमेंट यहाँ पे बोला गया है एंड यहाँ पे इसके आंसर से आप इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस के आंसर को आप पढ़ सकते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। मैं सिर्फ आंसर दिखा दे रहा हूँ इसका, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 31वां क्वेश्चन है, पूंजीवादी समाज की विशेषता आपको बतानी है। पूंजीवादी समाज क्या होता है? जिसके अंदर जो है जो समाज है वो
किसको महत्व देता है, वहां पर जो व्यक्तियों के स्किल रहते हैं, एक तरह से योग्यता रहती है, उसको यहाँ पर महत्व दिया जाता है। पूंजीवादी समाज में अलगाज की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफी अलग थलग पाता है। दूसरा देखें तो दूसरा, व्यक्ति में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन क्योंकि पूंजीवादी ने सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया और यहाँ सभी आपसी संबंध ज्यादातर बाजार से जो है परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, अगर हम देखें तो कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह अपनी मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूर का कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो शोषण के शिकार है। अगर हम देखें तो ये पूंजीवाद के बारे में, पूंजीवाद में वही माना जाता है ऊपर, जिसके पास पैसा है, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास स्किल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये पूंजीवादी के बारे में, पूंजीवादी समाज के बारे में। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके, इन्हें पढ़ सकते हैं आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आएंगे। 32वां क्वेश्चन है, जाति तथा प्रजाति पर जो घुर्रे हैं उनके क्या विचार रहे हैं। तो घुर्रे की शैक्षिक साख उनके द्वारा कैम्ब्रिज में किए गए डॉक्टरेट के शोध निबंध के आधार पर बनी, जो आगे चलकर 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में जो है घुर्रे आएगा। ठीक है, घुर्रे ने, यहाँ पे घुर्रे आएगा, घुर्रे ने जाति तथा प्रजाति के संबंधों पर प्रचलित सिद्धांतों पर विस्तार पूर्वक आलोचना करी। घुर्रे ने उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो केवल औसत के आधार पर बिना परिवर्तनों के को ध्यान में रखे किसी भी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड जो है लागू कर दिए जाने से होती है। घुर्रे का यह विश्वास था कि रिजले के शोध प्रबंध में उच्च जातियों को आर्य तथा निम्न जातियों को अनार्य बताया गया है। यह व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। भारत के अन्य भागों में अंतर समूहों की भिन्नताएं अ, मानवमिति माप बहुत व्यापक अथवा व्यवस्थित नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि अधिकांश भारत में सिंधु गंगा के मैदान छोड़कर विभिन्न प्रजातीय प्रजातीय वर्गों का आपस में काफी लंबे समय से मेल मिलाप था। तो यह है घुर्रे के बारे में। घुर्रे ने जो विचार दिए है जाति तथा प्रजाति। एंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, व्हाट वर घुरे's व्यू ऑन कास्ट एंड रेस, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके 4 पॉइंट दिए हुए एंड 4 नंबर के ये क्वेश्चंस है, तो 4-4 पॉइंट दिए हुए। एंड ये आपका खत्म हो जाता है सेक्शन सी, जिसके अंदर सभी क्वेश्चंस आपके 4-4 नंबर के थे। आगे चलते हैं हम सेक्शन डी की तरफ, जिसके अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। एंड यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। 33वां क्वेश्चन है, विवाद कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमति विद्रोह भी होता है अथवा विद्रोह भी होता है। अगर हम इसके क्वेश्चन की तरफ है तो डायरेक्ट आपका नीचे दिया हुआ है, विद्रोह असहमति दिखाने का तरीका है, टिप्पणी। एंड ये आपका कुछ इस तरह से स्रोत सा दिया हुआ है। तो विद्रोह क्या होता है? विद्रोह जब जनता करती है अपनी सरकार के विरुद्ध, कह सकते हैं विद्रोह, या कोई कंपनी के जो है विरुद्ध भी कर सकती है। ठीक है, किसी समाज के विरुद्ध भी कर सकती है। तो विद्रोह असहमति दिखाने का, यानी असहमति मतलब आप उनके जो फैसले है उससे खुश नहीं है, असहमत है आप उसके जो फैसले किए गए उन पर। तो विद्रोह असहमति दिखाने का तरीका है टिप्पणी करें। तो जब व्यक्ति किसी भी विषय में असहमत होता है, जब वह व्यक्तिगत रूप से पीड़ित होता है, तो वह अपना विद्रोह दिखाता है। विद्रोह द्वारा व्यक्ति अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है। एक अकेला व्यक्ति या समूह मिलकर भी अपना जो है विद्रोह दर्शा सकते हैं। यह कहना कि विद्रोह करना आवश्यक है पूरी तरह से परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। कई बार कुछ लोग केवल अपनी निजी स्वार्थ के लिए सही बात का भी विद्रोह करते हैं, परंतु ये भी सही नहीं कि विद्रोह से परिवर्तन जो है की संभावना बन जाती है। यानी जरूरी नहीं है कि विद्रोह होगा तो परिवर्तन हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। एंड हर बार भी जो है विद्रोह करना सही भी नहीं होता है। कोई इस चीज को लेकर जो है अपनी निजी स्वार्थ के लिए चीजें कर रहा हो, क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके विद्रोह के बारे में आ जाएगा। विद्रोह करना सही या गलत, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये बताया गया है। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है। जो है रिबेलियन इज अ वे ऑफ जो है सोविंग जो है डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे बताया गया मेक अ कमेंट। तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं इन आंसर्स को। यहाँ पे पॉइंट दिए हुए 6 नंबर के, तो आपको 6 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, इससे आपको एक्सप्लेन करना है।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34वीं की तरफ। नौकरशाही पर लघु जो है निबंध लिखना है आपको। तो नौकरशाही है क्या? नौकरशाही संगठन का वह साधन है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते हैं। सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान जो है नहीं करती। नौकरशाही एक तरह समझ ले आप, सरकारी जो नौकर होते हैं ना, सरकारी काम करने वाले, उन्हीं को नौकरशाही के अंदर शामिल करते हैं। नौकरशाही सत्ता की विशिष्टताएं देखिए अगर हम, तो अधिकारियों के प्रकार है। यहाँ पे पदों का सोपानिक क्रम होता है, लिखित दस्तावेज और विश्वसनीयता रहती है, कार्यालय का प्रबंधन रहता है और कार्यालयी आचरण रहता है। तो ये आप इसके अंदर इनकी जो नौकरशाही की विशेषताएं हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं। इन्हें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन जो है ब्यूरोक्रेसी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ब्यूरोक्रेसी के बारे में 34वां है एंड इंग्लिश मीडियम में ये आपके आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक पावर्स के बारे में बताया गया है, जिससे ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपके पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा गया, राज्यों को किस प्रकार ए आर देसाई ने वर्णित किया है? तो ए आर देसाई अगर हम देखें तो आधुनिक पूंजीवादी राज्य एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें ए आर देसाई की जो है की रुचि थी। हमेशा की तरह इस विषय को समझने में भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। द मिथ ऑफ द जो है वेलफेयर स्टेट नामक निबंध में देसाई ने विस्तार पूर्वक इसकी जो है विवेचनात्मक समीक्षा की तथा इसकी कमियां की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जैसे यहाँ पे देखें, कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है, कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है और कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था विस्तृत होती है। अगर आप देखेंगे तो ये भारत के अंदर तीनों ही पाई जाती है एंड ये कल्याणकारी राज्य के बारे में इस तरह से बता सकते हैं। तो राज्यों को किस प्रकार आर ए देसाई ने वर्णित किया, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एंड इंग्लिश मीडियम में देखें, हाउ शुड द स्टेट ए आर देसाई हैज डिस्क्राइब्ड, ये आपके पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा पेपर एंड 35 क्वेश्चन ही आएंगे आपके पेपर के अंदर।